दोस्तों, यूक्रेन संकट पर जो है नया अपडेट है। अब कई यूरोप की राजधानियों में ये बातें होने लगी हैं कि यूरोप को जो है यूगोस्लाविया के ब्रेकअप जो कि 90 के दशक में हुआ था, उसके बाद शायद अब जो है इतने सालों के बाद पहली बार जो है इस तरह का भीषण संकट और एक संभावित युद्ध की स्थिति का सामना यूरोप कर रहा है। जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, वो यूक्रेन पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने फिर से एक बात को दोहराया कि रूस को किसी तरह का सैन्य कार्रवाई नहीं करना चाहिए यूक्रेन के खिलाफ। अगर वो ऐसा करता है तो इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ये बात कह चुके हैं, वाइट हाउस के प्रवक्ता ये बात कह चुके हैं। मगर एक बात बिल्कुल तय है कि पश्चिमी देशों में जो है अमेरिका अमेरिका और यूरोप के देशों में जो है इस बात को लेकर के कोई एक मत नहीं है कि किस तरह की कार्रवाई करने से जो है रूस को जो है इस तरह के सैन्य कार्रवाई से रोका जा सकता है, या अगर सैन्य कार्रवाई होती भी है तो कैसे जो है क्या कदम उठाए जाएं जिससे कि रूस जो है वो अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर हो जाए। इसको लेके कहीं कोई सहमति नहीं बनती दिख रही है और अमेरिका खुद ही जो है ज़्यादा शोर मचा रहा है। लेकिन ये ज़रूर है इस मामले में कि पूरे पश्चिमी मीडिया जो है वो इस आकलन से और इस संभावित युद्ध के अलग अलग पहलुओं पर जो है लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है। जो है पूर्वी यूरोप के देशों में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है। उनको ऐसा लगता है कि अगर बेलारूस में भी जो कि अब रूस ने जो है इस तरह के इशारे दे दिए हैं कि कम से कम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए तो कम से कम रूस की सेना बेलारूस में जाएगी। और अगर बेलारूस में जो है बड़े पैमाने पर जो है रूसी सेना का जो है डिप्लॉयमेंट होता है, वहाँ पर तैनाती होती है, तो ये मान के चला जाए कि पूरे पूर्वी यूरोप में जो है रूसी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका दबदबा हो जाएगा। और जो पूर्वी यूरोप के देश हैं वो सभी जो हैं वो बहुत भारी दबाव में आ जाएंगे और उनको बेहतरीन अपनी जो है सबसे बेहतरीन फोर्सेस जो हैं वो बेलारूस के साथ और यूक्रेन के साथ सीमा पर लगानी पड़ेगी। इसके अलावा जो है उनको तात्कालिक में जो है हो सकता है कई सारे हथियार, जो कि बड़े हथियार ना हो लेकिन कम से कम एंटी टैंक मिसाइल वगैरह जो है कम से कम, या बंदूकें वगैरह जो है बड़े पैमाने पर खरीदने पड़ेंगे, जिससे कि वो कम से कम एक पॉस्चरिंग कर सकें किसी भी रशियन एग्रेशन के खिलाफ। बेलारूस में जब रूसी सेना ने कहा कि एक दस्ता जाएगा और वहाँ पर जो है कोई जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स करने हैं, तो उसके बाद से जो है आशंका ज़्यादा बढ़ी है कि क्रीमिया, रूस और बेलारूस, ये तीन जगहों से जो बॉर्डर लगता है यूक्रेन का, अगर तीन तरफ से हमले हों और पूर्वी यूक्रेन में और ऑलरेडी अलगाववाद है, तो यूक्रेन कब तक ये दबाव झेल पाएगा, या किस तरह का सिनारियो होगा, क्योंकि वहाँ के नागरिक भागने लगेंगे, नहीं भागने लगेंगे। ये सब जो है बहुत भारी इसके इसके नतीजे सामने आ सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। इस बीच जो है कुछ ऐसी ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि पूर्वी यूक्रेन में कुछ हिस्सों को जो है एक स्वतंत्र गणराज्य की मान्यता देने के लिए शायद रूस की सरकार के पास आवेदन गए हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये भी माना जाना चाहिए कि ये भी एक तरह के उकसावे वाली कार्रवाई होगी, क्योंकि यूक्रेन से अगर ये हिस्से अलग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक डिमोरलाइज जो है पूरा देश हो जाएगा। और कई लोगों का यह मानना है कि जो सैन्य कार्रवाई होगी भी वो जो है कोई बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई नहीं होगी जिसमें कि हज़ारों लाखों लोग मारे जाएं और बहुत ज़बरदस्त जो है जो टेलीविज़न पर जो बहुत बुरा लगे, या टेलीविज़न पर जो है वो ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हों रूस की छवि को या व्लादिमीर पुतिन की छवि को। लेकिन हाँ, कुछ लिमिटेड स्ट्राइक्स, यानी कि कुछ सीमित सैन्य कार्रवाई जो है वो हो सकती है। और उसमें जो है वो, जैसा मैंने पहले भी आकलन किया था कि जो है वो अगर पूरब की तरफ से आप बढ़ें पश्चिम की ओर,
तो यूक्रेन को आधे हिस्से में और उसके अलावा क्रीमिया की तरफ से अगर आप आगे बढ़ें तो जो जो ब्लैक सी है वहाँ से रास्ता जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है फिर एक छोटे से हिस्से को छोड़ करके बाकी काफ़ी देश का एक बड़ा हिस्सा जो है या कम से कम आधा हिस्सा जो है वो फिर भी रूस के कब्ज़े में बड़ी आसानी से जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर जो है रूसी भाषा बोलने वाले लोगों को ला के बसाना या उन लोगों की वर्चस्व की कोशिश करना और बाद में फिर जो है उनको या तो स्वतंत्र घोषित कर देना या फिर अपने में मिला लेना। लेकिन मुझे लगता है कि स्वतंत्र घोषित करने का ही जो है ज़्यादा चांस है, क्योंकि उतने छोटे देश जो हैं वो अपने आप पे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अगर उनको स्वतंत्र घोषित कर दिया तो ये होगा कि भाई हमने हमने इन देशों को स्वतंत्रता दिलाई और उसके बाद में जो है वो रूस पर निर्भर भी रहेंगे अपनी हर चीज़ के लिए। अ, अभी तक जो है कोई बहुत बड़े पैमाने पर पलायन की खबरें नहीं आ रही हैं यूक्रेन से कि लोग जान जान और माल के डर के कारण जो है लोग भाग रहे हैं यूक्रेन से, या कोई बहुत ज़्यादा जमाखोरी हो रही है। ऐसी कोई खबरें अभी नहीं आ रही हैं। और लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि ये अफवाह या इस तरह का एक 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 एक, एक खबरें ऐसी ज़रूर रही हैं कि रूसी एम्बेसी जो है वो अपने स्टाफ और डिप्लोमेट्स को जो है कम करती जा रही है लगातार। और ये भी एक इंडिकेटर है कि शायद हमला कभी आसपास भी हो सकता है। हमला जो है इसी इसी इसके साथ ही हो सकता है। खैर लेकिन रूस ने इसका से इनकार किया। उसने कहा कि उसकी एम्बेसी और उसके कॉन्सुलेट्स जो हैं वो बराबर काम कर रहे हैं। और ये तब भी है जबकि यूक्रेन की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा सहयोगात्मक रवैया नहीं है। अमेरिका ने जो है अभी तक सिर्फ यही कहा है कि डॉलर में ट्रेड करना जो है रूस के लिए मुश्किल होगा अगर ऐसी कोई कार्रवाई करता है तो। लेकिन सवाल ये उठता है कि अ, इसके अलावा जो है वो क्या सोच रहे हैं। मतलब अगर 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 एक देश जो है वो अपने अस्तित्व को खो देता है तो क्या अमेरिका जो है बस यही करेगा कि डॉलर में आप ट्रेड नहीं कर सकते? और क्या उन्होंने ये सोच रखा है कि जो है पुतिन ने इसके इसके जवाब में कोई कठोर कार्रवाई करने की जो है धमकी दी है या सोच रखा है? ऐसा कुछ तो रूस ने भी सोच ही रखा होगा अगर वो अपना अपना जो अग्रेसिव पोस्चर है वो इतना बढ़ाते जा रहा है तो। तो ये स्थिति है। मगर जो यूक्रेन के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी कहा है कि यूक्रेन की फ़ौज जो है अपनी पूरी ताकत और पूरे हौसले के साथ लड़ेगी। ये पूछे जाने पर कि रशिया के पास एक बहुत बड़ा दस्ता है T-90 टैंक्स का, वो उसका मुकाबला यूक्रेन कैसे करेगा, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका से जो खरीदी गई जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल है, चाहे यहाँ यूक्रेन में जो बनी हुई एंटी एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम्स हैं, इनका उपयोग जो है कई टेस्ट में किया गया है, कई फील्ड टेस्ट में, और इनको काफ़ी अच्छा पाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इस पर एक डिपेंड कर रही है यूक्रेन की सेना की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोक सकेगी या उसकी उसके आगे बढ़ने की रफ्तार को रोक सकेगी रूसी सेना को, अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है तो। इसके अलावा जो है रूस ने बहुत बारीक नज़र रखनी शुरू करती है कि पूर्वी यूरोप में और नेटो में क्या तैयारियां हो रही हैं, किस तरह का सैन्य सामान साजो सामान जो है वो यूक्रेन पहुंचाया जा रहा है। दूसरी बात ये भी है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो है कहीं ना कहीं ताइवान पर से और चीन पर से जो है नज़र बिल्कुल हट गई है। और जहां पहले खबरें आती थी कि बहुत बड़े पैमाने पर एयर स्पेस वायलेशन हो रहा है ताइवान का, और चीन जो है बहुत ही आक्रामक है, ताइवान को हड़पने के चक्कर में है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन अब जो है ये भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे मीडिया से इस चीज़ को गायब कर दिया गया है, और इससे हासिल क्या हो रहा है ये नहीं पता है। रूस और चीन जो हैं वो क्या टाइमिंग कर रहे हैं अपनी अपनी गतिविधियों को, इसका भी कहीं कोई निश्चित जवाब नहीं है। कहीं इस तरह की रिपोर्टिंग देखने को नहीं मिली है, लेकिन यह संभावित इसलिए है क्योंकि पश्चिमी देश जो हैं वो यूक्रेन संकट पर ही वो खुलकर बोल रहे हैं कि कोई सैनिक कार्रवाई करके जो है जवाब नहीं दिया जाएगा, और जवाब जो है वो सिर्फ
प्रतिबंधों के माध्यम से दिया जाएगा। तो अगर अगर जो सिर्फ रूस ही की अगर आप बात करें तो उसके हमले को भी जो है रोक पाने में अपने आप को अक्षम पा रहा है यूरोप और अमेरिका। तो अगर चीन भी ऐसी कोई कार्रवाई करता है और एक बड़ी ज़मीन को हथिया लेता है, और वो ज़मीन वो है जो कि एक सफल डेमोक्रेसी होने के साथ साथ एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन भी है, अगर उसको हड़प लेता है तो उसके बाद में फिर जो 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 लीवरेज है वो उसके पास होगा, वो तय करेगा किससे दोस्ती करना है नहीं करना है। तो इसलिए इन चीज़ों को लेकर के हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पर ज़रूर सब पर नज़र रख करके एक सुनियोजित जो है ढंग से आगे बढ़ने की ज़रूरत है।